My Ghost Girlfriend, Episode 13, The Eyes of the Night. ग्रैंडमा, अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल साइड को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगला दिन हो चुका है। आर्थर, दादी मुझे लिविंग रूम के बीच में खड़ा करके लेक्चर दे रही हैं। ग्रैंडमा, बहादुरी, ब्रेवरी, हमदर्दी, एम्पैथी और सहनशक्ति, फॉर्टिट्यूड, इन पर काबू पालो, फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्थर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस स्कूल आ गया हूँ। ग्रैंडमा, बहादुरी इसलिए क्योंकि रूहों की दुनिया कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। हमदर्दी इसलिए क्योंकि अगर तुम आत्माओं को समझोगे नहीं तो उनसे बात कैसे करोगे, और सहनशक्ति, खैर उसकी ज़रूरत तो हम सबको कभी न कभी पड़ती ही है। कोई सवाल? आर्थर, मुझे क्या करना चाहिए? जी, बहादुरी और हमदर्दी तो समझ आ गई, पर यह फॉर्टिट्यूड क्या बला है? ग्रैंडमा, फॉर्टिट्यूड का मतलब है मुसीबत के वक्त अपना दिमाग शांत रखना। जैसे बेहोश होने के बाद तुमने पैनिक करने के बजाय मुझे एडवाइस के लिए फोन किया। उस हालत में प्लान बनाना और यहां तक आना तुम्हारी सहनशक्ति ही थी। आर्थर, ओह, पैनिक तो खैर उस वक्त भी बहुत हुआ था। ग्रैंडमा, हम शुरुआत बहादुरी से करेंगे। आर्थर, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दादी हंसती हैं। वो शेल्फ पर रखे एक काले बॉक्स की तरफ जाती हैं। उनके पीछे मैंने देखा कि टालिया दरवाजे पर खड़ी है। ग्रैंडमा, बहुत कम लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए इतने उतावले होते हैं। आर्थर, हाँ? ग्रैंडमा, तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना यहीं इसी कमरे में लंच से पहले करोगे। आर्थर, पर यह होगा कैसे? ग्रैंडमा, क्या तुमने कभी एक्सपोजर थेरेपी के बारे में सुना है? आर्थर, नहीं, मेरा मतलब है कि क्या मैं उन्हें सिर्फ इमेजिन करूंगा या? ग्रैंडमा, मैं अभी उसी पर काम कर रही हूं, मुझ पर दबाव मत डालो। आर्थर, दादी बॉक्स से एक पुराना कागज निकालती हैं। वो मेरी तरफ मुड़ती हैं और अपना चश्मा पहन लेती हैं। ग्रैंडमा, मुझे ये मंत्र कभी जुबानी याद हुआ करता था। आर्थर, वो एक ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ने लगती हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है? दादी ने वो कागज मेरे पैरों के पास फेंक दिया। मैंने नीचे देखा और जब नजरें ऊपर की तो मैंने खुद को नताशा, टालिया और लॉरा के साथ पाया। आर्थर, क्या? ग्रैंडमा, शश, देखो और सुनो। मैं वापस उस विजन की तरफ देखता हूं। आर्थर, हम चारों रो रहे हैं। हम एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर एक एक करके तीनों रूहें ऊपर आसमान की तरफ ओझल हो जाती हैं। विजन खत्म हो जाता है। टालिया, क्या ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर था? हम तीनों का स्वर्ग चले जाना? ग्रैंडमा, ये उनमें से एक है। ये जादू कोई रैंकिंग के हिसाब से काम नहीं करता। आर्थर, मेरा मतलब है मैं उस पल का इंतजार नहीं कर रहा। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा। टालिया पास आती है और मेरे हाथ पर एक मुक्का मारती है। टालिया, कितने इमोशनल हो। ग्रैंडमा, ये वैसा डर नहीं है जैसा मेरे दिमाग में था। चलो फिर से ट्राई करते हैं। आर्थर, दादी फिर से कागज उठाती हैं और मंत्र पढ़ती हैं। इस बार विजन को पहचानना बहुत आसान था। वो भेड़िया है। वो सफेद भेड़िया सीधा मुझे घूर रहा है और पहली बार मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें लाल हैं। भेड़िया गुर्राता है और हमला करने की पोजीशन में आ जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडमा, उसकी तरफ बढ़ो। ये सिर्फ एक इमेज है, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। आर्थर, मैं एक गहरी सांस लेता हूं और धीरे धीरे भेड़िए की ओर कदम बढ़ाता हूं। मैं कांपने लगता हूं। ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूं। टालिया मेरे कंधे पर हाथ रखती है। टालिया, कम ऑन, हम इससे भी ज्यादा करीब जा सकते हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे मुझे आगे धकेलती है। टालिया, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आर्थर, टालिया मेरे कान में फुसफुसाती है और हम रेंगते हुए करीब पहुंचते हैं। मैं ये कर सकता हूं। ये बस एक परछाई है। हम भेड़िए से बस एक हाथ की दूरी पर रुकते हैं। अचानक भेड़िया आगे लपकता है। नहीं, मैं पीछे की तरफ गिर जाता हूं। टालिया तेजी से घूमकर मुझे संभाल लेती है। विजन गायब हो जाता है। टालिया मुझे खड़ा करती है और दादी को गुस्से से घूरती है। टालिया, ये किस तरह की ट्रिक थी? वो करीब जा रहा था और आपने उसे डरा दिया। ग्रैंडमा, थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, मेरा इस विजन पर कंट्रोल नहीं है। उस भेड़िए का हमला करना आर्थर के डर का ही हिस्सा है। वैसे तुम दोनों उस भेड़िए को कैसे जानते हो? आर्थर, हम दादी को सफेद भेड़िए के साथ अपनी पिछली मुलाकातों के बारे में बताते हैं। वो अपनी आंखें सिकोड़ती हैं। ग्रैंडमा, लगता है ये वाकई कोई ताकतवर रूह है। अंधेरा छा जाता है। आर्थर, दादी मेरे कंधे पर हाथ रखती हैं। ग्रैंडमा, तुम्हारा उससे डरना जायज है। आर्थर,
लेकिन जिस दिन तुम उस भेड़िए के सामने डटकर खड़े हो जाओगे, समझ लेना कि तुमने बहादुरी हासिल कर ली है। तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दादी किचन की तरफ चली जाती हैं। आर्थर, मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज के सामने कभी शांत रह भी पाऊंगा या नहीं। तालिया, क्या तुम मुझे बहादुर बनना सिखा सकती हो? तालिया मुस्कुराते हुए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आर्थर, अगली दोपहर दादी मुझे गार्डन में ले जाती हैं। ग्रैंडमा, चलो ट्रेनिंग का टाइम हो गया। आर्थर, क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा, अरे, रूहें हर जगह होती हैं। तुम्हें अब तक ये जान लेना चाहिए था, पर तुम यहाँ गार्डन की आत्माओं को देखने नहीं आए हो। दादी का चेहरा सीरियस हो जाता है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि जब तक तुम अपनी स्पिरिचुअल साइड को काबू में नहीं करते, कोई भी रूह तुम्हें कभी भी पजेस कर सकती है। आर्थर, वो बात समझाने के लिए चुटकी बजाती हैं। ये इतना ड्रामेटिक था कि मुझे लगा शायद उनकी उंगलियों से आग निकल आएगी। दादी, क्या आप मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही हैं? ग्रैंडमा, हर चीज बहादुरी के बारे में नहीं होती। ये फोर्टिट्यूड की ट्रेनिंग है, या यूं कहें कि जब मैं अंदर सब सेट कर दूंगी तब होगी। आर्थर, तो मैं यहाँ बाहर क्या कर रहा हूँ? ग्रैंडमा, इंतजार। आर्थर, सीरियसली? उन्होंने मुझे बस वेट करने के लिए बाहर भेज दिया। ग्रैंडमा, और जब तक तुम वेट कर रहे हो, बोर होने के बजाय तुम मेडिटेशन कर सकते हो। आर्थर, मुझे नहीं आता। हाँ? ग्रैंडमा, ये आसान है, बस यहाँ रहो और अपने दिमाग को खाली कर दो। तुम्हें कुछ कहने, करने या सोचने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो। आर्थर, क्या मैं बैठ जाऊं? ग्रैंडमा, बैठो, खड़े रहो या लेट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेडिटेट करो। फोर्टिट्यूड का मतलब मुसीबत में दिमाग ठंडा रखना है, और तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। दादी घर की तरफ जाने लगती हैं। आर्थर, आपका क्या मतलब है? ग्रैंडमा हंसते हुए, अब तक मैंने तुम्हें जितना जाना है, तुम्हें इस मामले में काफी मेहनत करनी होगी। वो अंदर चली जाती हैं। आर्थर, वो मुझ पर इतनी सख्त क्यों हो रही हैं? मेरी ट्रेनिंग अब तक ठीक ही तो चल रही है ना? मैं एक लंबी सांस लेता हूँ। जो भी हो, मैं घास पर बैठ जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ गहरी सांसें लेता हूँ और धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत करता हूँ। क्या मैं वाकई प्रेशर हैंडल करने में इतना बुरा हूँ? ये सवाल अचानक मेरे दिमाग में आया। बिल्कुल नहीं। हाल ही में मैंने कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना किया है, मैं उनसे बाहर निकला हूँ। हाँ, लेकिन याद है जब तुम लॉरा की मॉम के सामने घबरा गए थे? उफ, चुप हो जाओ। मैंने आंखें खोली और नताशा को अपनी तरफ आते देखा। नताशा, क्या? आर्थर, तुमसे नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। सॉरी, मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा ये पागल दिमाग मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। नताशा, ओह, तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। आर्थर, नहीं, ठीक है, मैं पहले से ही काफी डिस्टर्ब हूँ। नताशा मुस्कुराती है और मेरे पास बैठ जाती है। नताशा, क्या मेडिटेशन तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है? आर्थर, एक तरह से। दादी ने कहा कि जब तक वो अंदर तैयारी कर रही हैं, मैं यहाँ वेट करूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने कमरे में वेट क्यों नहीं कर सकता था। मैं खड़ा होकर टहलने लगता हूँ। यहाँ बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शन है। मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि अगली एक्सरसाइज क्या होगी। मैं बस ये सब जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। नताशा उठती है और मेरे कंधे पर हाथ रखती है। नताशा, शायद उन्हें लगा कि तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। तुम खुद पर बहुत प्रेशर डाल रहे हो। आर्थर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता? नताशा, क्या? आर्थर, दादी ने कुछ ऐसा ही कहा। उन्हें लगता है कि मैं फोर्टिट्यूड ट्रेनिंग में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने गार्डन में चारों तरफ देखा। वहां पेड़ों और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं था। शायद दादी की बातों का असर है। नताशा ने शायद मेरी इन शक्की नजरों पर ध्यान नहीं दिया। वो आज थोड़ी खोई खोई सी है। क्या तुम ठीक हो? नताशा, हाँ, मैं ठीक हूं। मैं बस कुछ और सोच रही थी। सॉरी। आर्थर, मुझे नहीं लगता कि तुम प्रेशर में खराब परफॉर्म करते हो। मैंने तुम्हें मेग के बुलीज के साथ देखा था। तुमने बहुत ही शानदार तरीके से खुद को संभाला था। आर्थर, हाँ, पर अंदर से मेरी हालत खराब थी। नताशा, जाहिर है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। आर्थर, तुम्हारे साथ भी? नताशा, हंसते हुए, हाँ, मेरे साथ भी। शायद मेग ने नोटिस ना किया हो, पर पढ़ाई, स्टूडेंट काउंसिल, ये सब मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। आर्थर, तुमने उसे कैसे हैंडल किया? नताशा, ये सब फोकस का खेल है। जब मैं बड़े एग्जाम्स की तैयारी करती थी
तो मेरे मन में भी आता था, अगर मैं फेल हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी। ऐसी बातें बस दिमाग में आ जाती थीं। वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता था। आर्थर, बिल्कुल। फिर तुमने उसे कैसे रोका? नताशा, मैंने रोका नहीं। ऐसे शक और डर स्ट्रेसफुल सिचुएशन का हिस्सा होते हैं, पर वो आपके काम में मदद नहीं करते। इसलिए उनसे बहस करने के बजाय मैं बस उन थॉट्स को एक्सेप्ट करती हूँ। ये मान लेती हूँ कि ये अभी काम के नहीं हैं और वापस अपने काम पर फोकस करती हूँ। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? आर्थर, हाँ, ये वाकई काम की बात है। थैंक्स, नताशा। नताशा, थोड़ा नर्वस होकर मुस्कुराते हुए, मुझे पता है कि तुम्हें मेडिटेट करना है, पर क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर वॉक पर चलोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्थर, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खुशी होती नताशा, पर क्या हम ये ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं? मैं दादी की अगली चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। नताशा का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, पर वो फिर भी हंसकर बोलती है। नताशा, बेशक। सॉरी, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। तुम वापस मेडिटेशन करो और आज की दोपहर के लिए गुड लक। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, नताशा चली गई। मैं वापस जमीन पर बैठ गया और फिर से मेडिटेट करने लगा। इस बार नताशा की एडवाइस काम आई और ये काफी आसान था। समय बीतता गया और मुझे रास्ते पर दादी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ग्रैंडमा, 4 घंटे हो गए। तुम्हारी फॉर्टिट्यूड ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। आर्थर, आपका क्या मतलब है? हमने तो अभी शुरू भी नहीं की। ग्रैंडमा, हंसते हुए, हमने उसी पल शुरू कर दी थी जब मैं तुम्हें खींचकर यहाँ लाई थी। आर्थर, तो घर के अंदर क्या है? ग्रैंडमा, कुछ अच्छी किताबें और एक केतली चाय। आर्थर, मतलब आप पूरे दोपहर अंदर बैठकर किताबें पढ़ रही थीं और मैं यहाँ वेट कर रहा था? ग्रैंडमा, नहीं, मैं तुम पर नजर रख रही थी। मुझे देखना था कि तुम्हारा मेडिटेशन कैसा चल रहा है। आर्थर, आपने मुझे सच पहले क्यों नहीं बताया? ग्रैंडमा, बताया तो था। मैंने कहा था मेडिटेट करो, और ये भी कहा था कि फोर्टिट्यूड का मतलब प्रेशर में शांत रहना है। आर्थर, तो वो सब बातें कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, वो बस मुझ पर प्रेशर डालने के लिए थी, है ना? ग्रैंडमा, फिर हंसते हुए अंदर आओ और चाय पियो। आर्थर, उस रात मैंने दादी के लिए डिनर बनाने का फैसला किया। ग्रैंडमा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। आर्थर, वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। मुझे पता है दादी, पर मैं पिछले कुछ दिनों की मदद के लिए आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। ग्रैंडमा, एक समझदार मुस्कान के साथ, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ट्रेनिंग खत्म हो गई हो। अभी थोड़ा रास्ता और बाकी है। आर्थर, मजाक में हार मानते हुए, ठीक है, पर आज रात का डिनर तो मैं ही बना रहा हूँ। ग्रैंडमा, चलो ठीक है, फ्री के खाने को मना करना अपशकुन होता है। आर्थर, क्या ऐसा है? ग्रैंडमा, हम क्या खा रहे हैं? आर्थर, मुझे क्या बनाना चाहिए? मैं सोच रहा था कि कढ़ी चावल। ग्रैंडमा, मेरा फेवरेट। जब तुम्हारी माँ छोटी थी, मैं हमेशा यही बनाती थी, पर फिर उसे तीखा खाना पसंद नहीं रहा और मुझे बंद करना पड़ा। आर्थर, मैंने ये कहानी कई बार सुनी है, उन दोनों से। ग्रैंडमा, मुझे फीका खाना बनाना पसंद नहीं। फीकी कढ़ी बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे। आर्थर, गीला टोस्ट बनाना। ग्रैंडमा, एक टेढ़ी मुस्कान के साथ, ये पहले भी सुन चुके हो, है ना? आर्थर, मुस्कुराते हुए, फिक्र मत कीजिए दादी, मैं इसे एकदम स्पाइसी बनाऊंगा। मैं किचन में गया और बर्तन निकालने लगा। जब मैंने फ्रिज में सामान ढूंढना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मैं क्या सोच रहा था? मैं दादी के लिए डिनर कैसे बनाऊंगा? ठीक है, पैनिक मत हो, कुछ तो होगा जो मैं बना सकूं। मैंने अपने दिमाग में उन चीजों की लिस्ट बनाई जो मैं अक्सर खाता हूं। ब्रेड ऑमलेट, कप नूडल्स, सैंडविच। क्या दूध कॉर्नफ्लेक्स को कुकिंग कह सकते हैं? हाँ? शायद फोन पर कोई रेसिपी मिल जाए। मैंने फ्रिज से सिर बाहर निकाला और देखा कि लॉरा मेरे पास खड़ी है। लॉरा, क्या तुम ठीक हो? आर्थर, हाँ, मैं बस तैयारी कर रहा था। क्या बात है? लॉरा, मैंने बस सोचा कि क्या तुम्हें कुकिंग में कोई मदद चाहिए? आर्थर, मुझे क्या करना चाहिए? सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। थोड़ी देर सन्नाटा रहा और मुझे राहत मिली कि लिविंग रूम से बातचीत की आवाजें आ रही थीं। उम्मीद है बाकी लोगों ने ये नहीं सुना होगा। लॉरा, फुसफुसाते हुए, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? फिर तुमने डिनर बनाने की जिद क्यों की? आर्थर, पता नहीं, शायद ट्रेनिंग अच्छी जाने की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड था और मैं दादी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था।
लॉरा मुझे एक समझदार पेरेंट की तरह देखती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्लीज? लॉरा, मैं कर सकती हूँ, पर ज्यादातर काम तुम्हें ही करना होगा। आर्थर, बिल्कुल। थैंक यू लॉरा। लॉरा, चलो काम शुरू करते हैं। क्या तुम्हें प्याज काटना आता है? आर्थर, बेशक, इतना तो आता ही है। मैंने फ्रिज से प्याज निकाला और काटना शुरू किया। लॉरा ने सारे सामान को चेक किया। लॉरा, ठीक है, सब सही है। आर्थर, हो गया। अब आगे? मैंने प्याज को एक बाउल में डाल दिया। लॉरा, हैरानी से, तुम प्याज ऐसे काटते हो? ये बहुत मोटा है, तुम्हें इसे बारीक काटना होगा। वो हाथों से इशारा करके बताती है। आर्थर, क्या मैंने वैसा नहीं किया? लॉरा, तुम तो एकदम बेकार हो, मुझे अपनी तकनीक दिखाओ। मैंने एक और प्याज लिया और काटना शुरू किया। लॉरा, तुम्हें और बारीक काटना होगा, रुको मैं दिखाती हूँ। लॉरा ने मेरा हाथ पकड़ा और चाकू के हैंडल पर मेरी उंगलियां सेट की। लॉरा, अब अगर तुम अपना दूसरा हाथ यहाँ रखो। लॉरा मेरे पीछे से हाथ आगे बढ़ाती है और प्याज पर मेरा हाथ रखती है। लॉरा, और अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वो बोलते बोलते रुक गई, पर मुझे अपने कान के पास उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। हम एक साथ धीरे धीरे ताल मिला रहे थे, जैसे हम एक ही गाना सुन रहे हों। मैंने प्याज काट लिया। लॉरा, लो, हो गया। आर्थर, मैं लॉरा की तरफ देखने के लिए मुड़ा और वो पल वहीं टूट गया। वो शर्माते हुए पीछे हट गई। लॉरा, सॉरी, शायद मुझे ऐसे। आर्थर, नहीं, थैंक्स मुझे सिखाने के लिए। क्या लॉरा मुझसे ज्यादा शर्मिंदा है? उस अजीब से पल में भी मुझे लॉरा के करीब होने का एहसास हो रहा था। जब खाना बन गया तो लॉरा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। आर्थर, क्या हुआ? नमक मसाला कम है क्या? लॉरा, मुस्कुराते हुए, मैं बस थैंक्स कहना चाहती थी, मुझे मदद करने देने के लिए। आर्थर, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। लॉरा, मुझे कभी कभी कुकिंग की बहुत याद आती है। मैं अपनी मॉम के लिए खाना बनाया करती थी। इससे मुझे लगता था कि मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, समझ रहे हो ना? आर्थर, हाँ, मैं समझता हूँ। लॉरा ने प्यार से मेरा हाथ दबाया। लॉरा, मुझे पता था तुम समझोगे। लिविंग रूम में मैंने दादी के सामने प्लेट रखी। ग्रैंडमा, दिखने में तो बहुत टेस्टी है। वो मुझे और लॉरा को देखती हैं। थैंक यू। आर्थर, उस रात बेड पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अंधेरा ही था जब मेरी आंख खुली और फिर सो नहीं पाया। मैं लिविंग रूम में गया ये देखने कि क्या कोई और जाग रहा है। वहां कोई नहीं था। खिड़की से बाहर चांदनी में नहाया हुआ गार्डन दिख रहा था। ये कितना खूबसूरत है। शायद मैं बाहर जाकर फिर से मेडिटेट करूं, इससे शायद नींद आ जाए। मैं चुपचाप दरवाजे से निकलकर गार्डन में आ गया। जैसे ही मैं बीच में पहुंचा, पिछले गेट पर कुछ दिखा, वही सफेद भेड़िया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सावधानी से भेड़िए की तरफ कुछ कदम बढ़ाता हूँ। हैरानी की बात है कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है। आर्थर, तुम क्या हो? मेरी फुसफुसाहट रात के सन्नाटे को चीर देती है। भेड़िया मुझे देखता है। आर्थर, तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं एक और कदम आगे बढ़ाता हूँ। भेड़िया गुर्राता है और अपने दांत दिखाता है। फिर वो तेजी से आगे लपकता है। मैं मुड़ता हूँ और घर की तरफ सरपट भागता हूँ। मुझे अपने पीछे उसके पंजों और सांसों की आवाज करीब आती सुनाई दे रही है। बस पहुंच ही गया। मैं दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, पर भेड़िए का भारी शरीर मुझे जमीन पर पटक देता है। मैं चीखता हूँ और फिर सब धुंधला हो जाता है। What will Arthur do? Does the wolf get him? Will he learn all the 3 lessons? Bravery, empathy and fortitude? And what type of connection is between Arthur and his ghost friends to Wolf? Find out in the next episode. My Ghost Girlfriend. To be continued.